but then they told me कि if you have to join army then you have to give us in writing कि तुम एयरफोर्स छोड़ रहे हो. Right. तो then I said कि one in hand is worth two in bush. Right. तो मुझे ये पंगा नहीं लेना है. तो ओवरऑल आपका कैसा एक्सपीरियंस है? एयरफोर्स का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था. मतलब जैसे बिगनिंग से अगर मैं बोलूँ कि मैं मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूँ, ठीक है, तो जनरल हमारा जो पैटर्न होता है उसके हिसाब से हम सबको ये सोच के चलते हैं कि सब एनडीए में जाएंगे, ठीक है. तो सिंस मिलिट्री स्कूल एंड आर्मी इज समथिंग विच इज कॉमन, जो हमें लगता है कि भाई मिलिट्री मीन्स आर्मी, तो परसेप्शन सबका वही होता है. तो आई वॉज ऑल्सो ऑलवेज एज्यूमिंग कि कैप्टन मेजर, मतलब मेजर वीके अग्रवाल, कैप्टन वीके अग्रवाल. सडनली जैसे बोलते हैं जॉर्जियंस तो हैं ही हैं, बट देन वन फाइन डे हमारा एक सीनियर था जो एयरफोर्स में सेलेक्ट हो गया था. तो वो कुछ स्टोरीज नरेट कर रहा था कि मैं फॉरेन के एयरक्राफ्ट उड़ाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ. तो मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छा होगा, मतलब इतना अच्छा है कि इसको फॉरेन के एयरक्राफ्ट दे रखे हैं, नॉट नोइंग कि इंडिया के एयरक्राफ्ट नहीं है. That I came to know later, but then at that stage I got interested कि यार Air Force is also good, why not try for Air Force. तो only thing अगर Air Force में जो डाउट था दिमाग में वो ये था कि medicals are normally going to be more tough. Okay. ठीक है, तो if I clear the medicals then तो there will be no issue. बट अगर मेडिकल्स में कुछ इशू हुआ तो आई जनरली न्यू फॉर माई सेल्फ, और कॉन्फिडेंस इतना तो था कि भाई मैं आर्मी के मेडिकल में तो 100% पास हो जाऊंगा. तो अगर एयरफोर्स में नहीं हुआ तो आर्मी में आई विल ज्वाइन. ओके, अगर हम एयरफोर्स और तो एयरफोर्स हैज टू बी फर्स्ट चॉइस एज इट इज. इवन इफ यू फिल एनडीए फॉर्म और सीडीएस फॉर्म, तो जनरली यू हैव टू फिल एयरफोर्स एज फर्स्ट प्रेफरेंस इन केस यू वांट एयरफोर्स फॉलोड बाय आर्मी. बट उल्टा नहीं हो सकता है, आर्मी देन नेवी देन एयरफोर्स, ऐसा अगर तुम लिखते हो तो तुम्हें पर फोर्स फर्स्ट चॉइस आर्मी ही मिल जाएगी. इवन इफ यू राइट एयरफोर्स, तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि एक सीपीएसएस टेस्ट हो जाएगा. दैट विल बी डन एज पर द नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो एसएसबीज में होता है कि भाई प्रोटोकॉल सेज कि इफ यू हैव फिल्ड एयरफोर्स देन यू शुड बी टेस्टेड फॉर एयरफोर्स. और उसमें जो एक ही चीज होती है जो टेस्ट होती है वो होती है, जैसे पहले हमारे टाइम पीएबीटी बोलते थे, आजकल सीपीएसएस बोलते हैं. तो अगर वो सीपीएसएस पास कर लिया तो वो तुम्हारा लाइफ टाइम, एक बार पास हो गया तो पास हो गए, अगर फेल हो गए तो फेल हो गए. तो दैट इज वंस इन लाइफ टाइम वाला रिजल्ट होता है. कितना टफ रहता है सर ये एग्जाम? ये जनरली मतलब इट इज समथिंग कॉल्ड स्किल. तो इट इज अ स्किल. इफ यू हैव स्किल, इफ यू हैव ओरिएंटेशन, जैसे बोलते हैं ना मेंटल ओरिएंटेशन हैज टू बी देयर. तो सारे जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर ऑल रिलेटेड टू योर मेंटल ओरिएंटेशन आल्सो. Okay. So if you are interested, if you can think in 3D, if you can think in three dimensional spaces कि जहाज कैसा दिखेगा, कैसा होता है, it is something like your fantasies. कि मुझे उड़ाना है, मैं कैसा दिखूंगा, जहाज कैसा दिखेगा. पुराने टाइम पे तो सर आपके टाइम पे ड्रम टेस्ट होता था. हाँ, ड्रम टेस्ट होता था. तो दैट वाज पीएबीटी का मतलब पार्ट 2. देयर वर two parts of drum test also. मतलब PABT also. One was drum test, which was a skill test. तो अभी भी CPSS होता है, that is also done in 2 parts. तो वो फेज 1 फेज 2 उसमें भी होता है. तो फेज 1 पास करते हैं वही फेज 2 में जाते हैं. तो सेम वे पहले पीएबीटी में भी होता था कि रिटन टेस्ट, जैसे मैंने बोला 3D डायमेंशंस, पिक्चर्स वगैरह कुछ दिखाते थे, तो उसके आंसर्स तुम्हें लिखने होते थे. अगर तुम उसको पास करोगे तभी तुम्हारा ड्रम टेस्ट होगा. ये तो सुनने से इतना डिफिकल्ट लग रहा है. ठीक है, तो वो सब कर करा के मतलब मेजर थिंग वाज कि आई वाज इंटरेस्ट. तो आई थॉट कि व्हाई नॉट ट्राई एयरफोर्स. मेडिकल्स अगर क्लियर हो गया, एयरफोर्स क्लियर हो गया, तो और दूसरा एक और इम्प्रेशन दिमाग में था कि इट विल बी डिफरेंट. जैसे बोलते हैं ना, आई वांटेड टू बी डिफरेंट. तो मुझे लगा कि अगर डिफरेंट बनना है, एयरफोर्स ट्राई करना है तो कर लेते हैं. तो मतलब चांस है तो बन गए तो अच्छी बात है. और वंस व्हेन आई एक्चुअली गॉट सेलेक्टेड और अपना मेरिट लिस्ट में भी आ गए, सब कुछ अच्छा था. तो इनफैक्ट मेरे जो सारे फ्रेंड्स थे वो सारे तो आईएम में ज्वाइन कर रहे थे. तो उन्होंने बोला भी, कुछ लोग मेरे से पहले ज्वाइन कर गए थे, वो मेरे को ऑप्शन दे रहे थे कि विजय तू इधर आ जा, बिकॉज आई वाज नोन बाय फर्स्ट नेम विजय.
तो विजय तू IM में आ जा, तेरे को हम रैगिंग वगैरह से भी बचा लेंगे और एंजॉय कर लेना। तो आई ऑल्सो वंडर्ड कि यार आर्मी भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट मेरिट लिस्ट वाज रिक्वायर्ड, तो बट आई वाज इन मेरिट लिस्ट, मतलब अच्छी मेरिट थी मेरी, तो दोनों में ही अच्छा था, तो इसलिए एयरफोर्स एंड आर्मी बोथ वर अवेलेबल फॉर मी। तो मैंने हेडक्वार्टर्स में जनरली पूछा, मैंने कहा सर मैं आर्मी में ज्वाइन कर सकता हूँ, बट देन दे टोल्ड मी कि इफ यू हैव टू ज्वाइन आर्मी देन यू हैव टू गिव अस इन राइटिंग कि तुम एयरफोर्स छोड़ रहे हो। तो देन आई सेड कि वन इन हैंड इज वर्थ टू इन बुश, तो मुझे ये पंगा नहीं लेना है, तो आई विल ज्वाइन एयरफोर्स। एंड फाइनली व्हाट कम्स टू माइंड इज कि जब मैंने एयरफोर्स ज्वाइन कर ली, तो आई वाज हैप्पी अबाउट इट कि मेरा डिसीजन अच्छा था और आई हैव एंजॉयड माय लाइफ एंड इट वाज डिफरेंट आल्सो। एंड फ्लाइंग इज समथिंग व्हिच एवरीवन थिंक्स कि मतलब पता नहीं क्या चीज है, लेकिन हमारे लिए वो रूटीन हो गया, धीरे धीरे वो हैबिट बन गई। अभी इंडिया को ऊपर से देखना, जैसे हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉट्स दुनिया को ऊपर से देखते हैं, तो सेम वे फ्लाइंग में यू सी द वर्ल्ड फ्रॉम टॉप। तो मतलब एयर फोर्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू आर्मी। लाइफ तो डिफरेंट है, डिफिकल्ट नहीं कहेंगे, इट इज डिफरेंट। हाँ, डिफिकल्ट तो आर्मी वालों की भी डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है। सियाचिन में जो पोस्टेड हैं या जो फील्ड पोस्टिंग्स होती हैं, जैसे जो भी होते हैं ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, तो यू कैन नेवर से कि इट इज डिफिकल्ट, इट इज नॉट डिफिकल्ट। टोटली बोथ आर डिफरेंट। हाँ, टू डिफरेंट फील्ड्स। ओके सर, कैंडिडेट्स के जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं वो रिटन एग्जाम तो क्लियर कर लेते हैं लेकिन एसएसबी में फंस जाते हैं, तो मतलब इंग्लिश इसमें कितना ज्यादा पार्ट प्ले करता है? जो कैंडिडेट्स 10 बार पास हो रहे हैं, 11 टाइम्स पास हो रहे हैं, दे आर नॉट गेटिंग, तो एंड जो आपने भी देखा हुआ है, देयर आर सो मेनी गुड कैंडिडेट्स जिनका 90-95 परसेंटेज है, बट एट द एंड ऑफ द डे जब वो बोलते हैं तो ठीक नहीं बोल पाते। सो हाउ डज दैट इंग्लिश प्ले अ रोल? इंग्लिश का टॉपिक इज इम्पोर्टेंट, बट जैसे तुमने पूछा कि रिपीटर्स जो 10 बार 11 बार गए, उनका सिर्फ एक ही इशू होता है, जब फर्स्ट इट इज परफॉर्मेंस बेस्ड, ठीक है, परफॉर्मेंस ऑन दैट डे काउंट्स। जिस दिन तुम टेस्ट दे रहे हो उस दिन तुमने क्या परफॉर्म किया है, दैट इज गोइंग टू मैटर इन योर एसएसबी रिजल्ट। हमारा स्टैंडर्ड एवरेज रिक्वायरमेंट इज व्हेन वी से कि कौन हम जिसको ऑफिसर बनाना चाहते हैं, वी आर लुकिंग फॉर OLQs, एंड व्हेन वी से कि OLQs तो मतलब ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, एंड एक एवरेज ऑफिसर में क्या होना चाहिए। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो एसएसबी में जब हम टेस्ट कर रहे हैं, हम ये देख के चलते हैं कि क्या ये ऑफिसर बनने लायक है। दैट मीन्स देयर इज अ मिनिमम क्राइटेरिया, देयर इज नथिंग कॉल्ड मैक्सिमम। So if you are meeting the minimum criteria and you are average person who can think of common answers, common intelligence is there, तो we don't have issues कि हम किसी को रखें ना रखें। अगर हमारी मेरिट लिस्ट के लिए हमारे पास वैकेंसीज 5 हैं और सेलेक्ट 100 हो जाते हैं या रेकमेंड 100 हो जाते हैं, तो हमारी सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ता है। बट अगर वो मिनिमम क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रहा है और उस दिन उसने परफॉर्म नहीं किया है, तो नेचुरली ही विल नॉट बी एबल टू गेट रिकमेंडेड। अब जो रिपीटर्स की बात है, 10 बार 11 बार 15 बार, वो सिर्फ 2-3 रीजंस की वजह से होता है। फर्स्ट रीजन बीइंग कि अगेन while performing in the next test he may either face a different question, or even if he has given the same question, if he is given the same question, तो वो कई बार उसको डिफरेंटली अटेम्प्ट करने के चक्कर में आंसर मॉडिफाई करते हैं या चेंज कर देते हैं। तो इफ यू चेंज योर आंसर 10 टाइम्स एंड विच वन विल हिट द स्पॉट और जैकपॉट, यू डोंट नो। तो उस चक्कर में वो अगर हम बोलते हैं कि इससे पास नहीं हुआ तो मैं आंसर चेंज कर देता हूँ, इससे पास नहीं हुआ तो मैं आंसर चेंज कर देता हूँ। तो वो अपना जो ट्रू पर्सनैलिटी है वो तो आ नहीं रहा है, जो सही है उसको गलत कर देते हैं, गलत को सही कर देते हैं, तो इफेक्टिवली वो कॉम्बिनेशन या मैट्रिक्स जो है कभी भी फिट नहीं बैठ पा रहा।
ठीक है, तो उसकी वजह से कई बार होता है ये प्रॉब्लम। और इंग्लिश और कितना जो हार्ड है। एसएसबी में जो आ गया कैंडिडेट, हम ये मान के चल रहे हैं कि वो इतना इंटेलिजेंट है ऑलरेडी कि वो वहां तक पहुंचा है, तो इसका मतलब उसके अंदर बेसिक कैपेबिलिटी तो है, करेक्ट बट अब वो जो रिक्वायर्ड है इंफॉर्मेशन या जो क्वालिटीज अगर वो नहीं दिख रही हैं, तो नेचुरली हम क्या कर सकते हैं, फिर हम जबरदस्ती अंधों में कान्हा राजा नहीं रख सकते। और जो इंग्लिश वाली जो बात थी, इंग्लिश का मेरे हिसाब से जब हम बोलते हैं या सब जो स्टैंडर्ड आंसर्स लोग सोच रहे हैं, उसमें सबसे पहली बात है कि अगर हम बोलें कि हिंदी ही बोल के हमें टेस्ट देना है, ठीक है, देन अदर रीजनल लैंग्वेजेस विल आल्सो कम अप सेइंग कि सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो बोलता है कि हमारी इतनी सारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, तो व्हाई ओनली हिंदी, यस ठीक है। तो अगर हम जनरली देखें तो या तो हिंदी या इंग्लिश को अगर हम कंसीडर करें, तो देन इंग्लिश इज समथिंग विच इज कॉमन। अभी ऑलरेडी तुमने या कईयों ने देखा होगा कि हिंदी के लिए एंटी हिंदी लोग भी हैं इंडिया में, यस ठीक है। तो अगर उन लोगों को तुम बोलो कि भाई हिंदी हैज बीन गिवन एज एडिशनल लैंग्वेज इन एसएसबी, तो दे विल से मैं तो इंग्लिश में बात करूंगा। नाउ अगर इसको हम मान भी लें कि इंग्लिश में या हिंदी में तुम टेस्ट दे सकते हो, तो या तो जो इंटरव्यू अफसर होगा वो हिंदी वाला होगा या इंग्लिश वाला होगा, या फिर इंटरव्यू अफसर को मास्टर ऑफ ऑल होना पड़ेगा कि भाई ही शुड नो एवरीथिंग, राइट ठीक है। और अगर हम इसमें भी अगर हिंदी को मान लो एक लैंग्वेज की तरह इंट्रोड्यूस भी कर दें कि भाई हिंदी है, नाउ एज्यूमिंगली एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें, जो एक ऑफिसर है इंटरव्यू लेने वाला, वो हिंदी अच्छी तरह नहीं जानता, तो अब वो क्या करेगा, यस वो इंटरव्यू कैसे लेगा, राइट ठीक है। तो इसका मतलब वो हिंदी जो अच्छे से कैंडिडेट जवाब दे भी रहा है, तो वो भी उसका नलीफाई हो जाएगा। तो वी हैव टू हैव वन कॉमन लैंग्वेज कि जिससे हम इजीली सारे काम हो सकें और देयर शुड नॉट बी एनी एम्बिग्विटी अबाउट इट। नहीं तो जैसे मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन की सारी लैंग्वेजेस, तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि जैसे ही हिंदी अलाउ करेंगे तो दूसरे लैंग्वेजेस वाले भी बोलना शुरू कर देंगे कि व्हाई नॉट आवर लैंग्वेज। करेक्ट तो देन तो इन दैट केस इंटरव्यू ऑफिसर विल हैव टू नो ऑल 18 लैंग्वेजेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि वो इंटरव्यू ठीक से कंडक्ट कर सके। या फिर हमें ढूंढना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा कि कन्नड़ आया है तो कन्नड़ का कौन इंटरव्यू लेगा और इसका कौन लेगा। तो assumingly one common language is something which will not create any such issues और legal issues कि भाई सबको एक प्लेटफॉर्म पे, जैसे हम बोलते हैं कि Correct. टेस्टिंग ऑन वन प्लेटफॉर्म, तो इंग्लिश इज वन थिंग। सेकेंड, इंग्लिश को लोगों ने क्यों हवा बना रखा है वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज अगर हम ये बोल रहे हैं कि कैंडिडेट इंटेलिजेंट है, ठीक है, कैंडिडेट ने इंग्लिश हमेशा किसी भी स्कूल में इंडिया में इंग्लिश पढ़ते ही पढ़ते हैं, ठीक है, इंग्लिश इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स विच इज मैंडेटरी। मैंने ऐसा स्कूल अभी तक नहीं देखा है जहाँ पे इंग्लिश ना पढ़ी गई हो। चाहे लेवल थोड़ी देर में स्टार्ट होता है, कहीं 6th में स्टार्ट होता है, कहीं 1st से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अगर पढ़ी हुई है तो इसका मतलब यू आर केपेबल एनफ to understand English, write English. Now issue remains कि speaking English. उसके लिए you have to practice. उसके लिए you have to do practice by either involving yourself कि कैसे practice करना है. There are ways and means कि कैसे practice कर सकते हैं. मिरर के सामने बोलो, English news देखो, English newspaper पढ़ो, English में बात करने की कोशिश करो अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली मेंबर से। और अगर फिर भी प्रॉब्लम है, मेरा कहना मतलब मेरी पर्सनल थिंकिंग ये है कि अगर हम किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को जैसे ज्वाइन करते हैं अपनी वीकनेसेस को ठीक करने के लिए, देयर आर इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट व्हिच कैन हेल्प यू विद दिस। तो वो ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, डिपेंडिंग अपॉन योर एबिलिटी और कैपेबिलिटी, यू विल लर्न इंग्लिश। अगर तुम अपनी लाइफ में अपने कैरियर के लिए इतना सीरियस हो तो वो 3 महीने तुम नेचुरली दे सकते हो। अगर तुमने बचपन से सोचा हुआ है कि मेरे को डिफेंस में जाना है, या फिर किसी भी एक क्लास में या किसी भी टाइम पे सोच लिया कि मेरे को डिफेंस में जाना है, अगर तुम्हें पता है कि इंग्लिश वीक है, मेरा वीक पॉइंट है, तो नेचुरली तुम उसके लिए एक स्टेप तो ले सकते हो कि भाई इंग्लिश कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो और अपनी इंग्लिश को सुधार लो।
और अदरवाइज ये जो स्टेप्स जो मैंने ऑलरेडी बताए हैं कि न्यूज़ देखो ये सब करो उसी से हो जाएगा। बिकॉज़ कई बार कैंडिडेट अच्छा होता है लेकिन जो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अच्छी नहीं होती है। और अगर वो प्रैक्टिस भी ये सोच के करते हैं कि अगर हम एसएसबी फॉर ए वीक 2 वीक अगर हम 1 महीने की भी कोचिंग ले रहे हैं तो सारी चीज़ें हमें एक बार में ही आ जाए, बट व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल कि जब तक आप कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी अच्छी नहीं करोगे, स्पीकिंग स्किल्स अच्छी नहीं करोगे तो कैन यू गेट थ्रू एसएसबी? यस और नो? नेचुरली नॉट। अगर कम्युनिकेशन का मतलब ही वही है कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो यू शुड अंडरस्टैंड द सेम थिंग इन द सेम मैनर एज व्हाट आई वांट टू कन्वे। यस। बेसिक मतलब उसका वही है। एंड इंटरव्यू इज अ प्रोसेस वेयर टू पीपल आर कम्युनिकेटिंग, वन इज आस्किंग क्वेश्चन, वन इज रिप्लाइंग क्वेश्चन। अगर तुम बोल ए रहे हो और मेरे को बी समझ में आ रहा है, या मैं ए बोल रहा हूँ और तुमको बी समझ में आ रहा है, तो पर्पस इज डिफीटेड। तो दोनों की या तो कम्युनिकेशन स्किल्स पुअर हैं या फिर वन ऑफ देम इज पुअर। तो in this case, naturally we will assume the candidate has to now come at the required level by understanding the question and replying it accordingly. यस, बिकॉज़ अगर आप प्रैक्टिस ही हिंदी में करोगे तो वो चीज़ें Sir, प्रॉपर I नहीं just रहेंगी। want to talk another thing. As we've seen, जितने भी टॉपर्स आते हैं, it's a fact. जिसका सीडीएस का स्कोर अच्छा होएगा, जिसका एनडीए का स्कोर अच्छा होएगा, उसके एसएसबी के मार्क्स भी मच हायर होते हैं एज़ कंपेयर टू जिसका सपोज़ जो पॉइंट पे पास हो रहा है। उनके एसएसबी के मार्क्स भी हमने देखा है कि वो प्रोपोर्शनेट होते ही नहीं है किसी भी हालत में। जो टॉपर है अगर वो 560 एनडीए में ले रहा है तो उसका स्कोर भी बहुत हाई आता है एसएसबी। तो उसका वन ऑफ द रीज़न एज़ आप बता रहे हैं वो यही है कि ही इज़ प्रैक्टिसिंग बट ही इज़ आल्सो वर्किंग ऑन एवरीथिंग अराउंड हिम। हाँ, इट यस। हैज टू बी सिचुएशनल अवेयरनेस भी बोलते हैं इसको, अवेयरनेस अबाउट सराउंडिंग्स भी बोलते हैं, और इसको पुटिंग योरसेल्फ इनटू द सिचुएशन भी बोलते हैं। तो Correct. इसीलिए सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और ये सब जो होते हैं राइट, वो यही होता है कि भाई हाउ विल अ कॉमन पर्सन थिंक इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। करेक्ट, तो इफ यू आर ए कॉमन पर्सन तो इतना तो कॉमन सेंस जो हम बोलते हैं वो होगा ही होगा। करेक्ट, Now, how are you different is what we are looking at, and how you look like an officer in a normal situation. जैसे हम लीडर बोलते हैं तो लीडरशिप इज समथिंग विच कम्स आउट थ्रू योर आंसर्स और रिस्पॉन्सेस। राइट, तो वो ही देखना होता है कि इज ही गुड इनफ और इज ही अ फॉलोअर। अनलेस टोल्ड कि ये कर लो, ऐसे कर लो, देन यू आर ए गुड वर्कर, नॉट ए गुड फॉलोअर, सॉरी गुड लीडर। राइट, राइट। तो वही सर कि बिकॉज़ कि अभी जो पढ़ते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि ये तो मैं कर लेता हूँ, रट्टा मार लेता हूँ, व्हिच इज़ अ प्रॉब्लम विद इंग्लिश। आई थिंक सो जो हमारे को मेजर प्रॉब्लम दिखती है विद स्पेशली पीपल इज़ पढ़ना इंग्लिश और बोलने में बहुत डिफरेंस होता है। हाँ, नेचुरली, बिकॉज अनलेस यू प्रैक्टिस, कॉन्वेंट स्कूल्स में भी लोग Correct. अगर इंग्लिश में बात नहीं करेंगे करेक्ट, एंड एज्यूमिंगली ये सोच लेंगे कि मैं तो इंग्लिश मीडियम से हूँ, मेरे को इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो दिस हेजिटेशन ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी एंड आंसरिंग ड्यूरिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस, वो ही एक हेजिटेशन होता है जो तुम्हें मतलब फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर देता है। राइट, So if you're confident, if you know the answer, nobody gets affected, and he will definitely be able to make it in his first attempt itself. बिकॉज़ आप प्रैक्टिस ही अगर हिंदी में कर रहे हो, अगर ऐसे इंस्टीट्यूट को जॉइन कर रहे हो जो सिर्फ हिंदी में ही चीज़ें कराता है, आई डोंट थिंक सो कि कैंडिडेट भी उतना अच्छा प्रिपेयर हो सकता है। इज़ इट ट्रू सर? हाँ, वो होगा ही होगा, क्योंकि अगर हिंदी में तुम प्रिपेयर कर रहे हो तो यू आर कॉन्फिडेंट इन हिंदी। करेक्ट, तो जैसे हम इफ यू पुट इट अदर वे राउंड, if you're confident in Hindi, राइट, then now it is your responsibility to make sure that you are confident in English as well. Correct. That's that's the best thing sir that you said, that we need to make sure that we are confident in English rather than taking it as a negative. हाँ, तो That's वो ही सिचुएशन को रिवर्स करके देख लो कि तुम हिंदी में बोल रहे हो कि मैं हिंदी में कॉन्फिडेंट हूँ, great. बट नाउ जस्ट बाय मेकिंग दैट एक्स्ट्रा एफर्ट जो तुम्हें लगाना है, जो तुम्हें इंग्लिश सीखने में करना है इन डे टू डेज रूटीन व्हेन यू फॉलो, तो तुम्हें बोलचाल की जो हिंदी बोलते हैं तो ऐसे ही बोलचाल में इंग्लिश को यूज करना है, yes. तो देन एवरीथिंग विल गेट सॉर्टेड आउट। सर एक और जैसे रट्टाफिकेशन होता है,
चल जाता है। यूज आपने जैसे बताया हर चीज में एक बेसिक चीज होती है where ratification gets caught, हम्म whether it's GTO, whether it's psychology, whether it is interview, this ratification is never going to go through. Because a lot of people generally आते हैं कि अच्छा ये ऑब्स्टिकल है तो ऐसे से कर लेते हैं, ये साइकोलॉजी तो यही करके चले जाते हैं, यही पास हो जाएंगे, सेम इंटरव्यू में यही रटे रटाए आंसर्स चले जाएंगे, which is I'll get through. As you said, first thing कि जो बोलते हैं, how does one get over this? And one myth, like you'd like to bust everybody that listen, you cannot, this process is not made for ratification but application of knowledge. ओके, तो पुट इट इन सिंपलर वर्ड्स, जो हमारा साइकोलॉजी टेस्ट की प्रिपरेशन होती है एसएसबी में, Right, we keep saying कि we don't want proverbs to be used, correct, we don't want something which is a known fact कि sun sets in east, sun rises in east and sets in west, ये सब सेंटेंस नहीं लिखने। तो what we are looking at here is how much are you applying to that word other than one particular ratification वाला टेस्ट, right, कि मुझे सन लिखा है तो बस यही लिखना है। right, तो it is like applying yourself. So if you are applying yourself, naturally you will be able to come out with solutions. So जैसे कई चीजें मैं जनरली यहाँ पे भी बताता हूँ और पहले भी बोलता था लोगों को, हम एक कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि हमेशा अगर तुम्हें लीडर बनना है तो एक कदम आगे रहो, ठीक है, बट फौज में वी जनरली से 2 कदम आगे, right, ठीक है, नॉट एक कदम आगे। एक कदम आगे तो सिविलियन भी है, बट अगर हम फौज में जाना चाहते हैं तो वी हैव टू थिंक ऑफ अ सिचुएशन जहां पे सिविलियंस गिव अप एंड से कि अब काम आगे अगर कुछ करवाना है तो फौज बुलानी पड़ेगी। correct, तो वो सिचुएशन तभी आती है कि भाई उनको भरोसा है कि फौज सॉल्व कर लेगी। अगर एक कदम आगे सिविलियन है और तुम भी एक ही कदम आगे हो तो फिर फौज क्या करेगी? तो फौज को अगर करना है तो देन ही हैज टू बी वन मोर स्टेप अहेड, तभी वो सॉल्व करेगा तुम्हारी प्रॉब्लम। right, तो देन यू कैन सेफली एज्यूम कि 2 कदम आगे रहना ही रहना है। तो अगर हम सेम चीज को इसको दोबारा ऐसी इंटरप्रिटेशन को देखें, तो अगर हम किसी भी सिचुएशन में अपने आप को अप्लाई करेंगे तो नेचुरली वी विल हैव मोर आंसर्स टू दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यू कैन नॉट से कि एक ही सॉल्यूशन, Yes. वन सॉल्यूशन फिट्स ऑल। that's the case. So you have to think of a second solution. That is exactly what I say, sir. Same for SRT, same for everything. They all think that one solution fits all. But in even when you do GTO, there are 3 ways or 5 more ways of doing the thing. But people get stuck with one way. बिकॉज अगर इसको एक और एंगल से देखें तो टेस्ट लेने वाले के पास ही हैज ऑलवेज अनदर ऑप्शन सेइंग कि भाई ओके आई हैव अंडरस्टूड दिस इज योर आंसर, नाउ टेल मी वन मोर आंसर और गिव मी मोर आंसर्स टू दिस। Right. सो व्हाट हैपेंस देन? Hmm. तब तुम क्या बोलोगे? जो रटा हुआ था वो तो तुम दे चुके हो। अगर तुमने 10 रटे हैं वो 10 पूछ लेगा, उसके बाद बोलेगा नाउ गिव मी वन मोर आंसर, देन व्हाट टू डू? Right. तो कैंडिडेट की पर्सनालिटी और माइंड दोनों स्ट्रांग होने चाहिए आर्मी ज्वाइन करने के। बिकॉज व्हाट हैपेंड, व्हेन इट हैपेंड, हाउ इट हैपेंड, Right. वो हमें हमेशा प्रिपेयर्ड ही रहना पड़ेगा। Correct, sir. तो इट इज लाइक अ शॉप की और क्या चाहिए और क्या चाहिए। तो इंटरव्यू और एनी अदर असेसमेंट इज बेस्ड ऑन दैट ओनली कि भाई हमें और आंसर्स बताओ और सॉल्यूशंस बताओ। Correct. Yes. So, sir, any interesting follow-up question that you had during your interview days that somebody answered was very funny way of answering an SRT or something that you asked that you remember from your mind, sir? नहीं, ऐसे फनी तो बहुत होते हैं। जैसे मतलब कुछ लोग होते हैं जैसे कि सर मैं गाने में बहुत अच्छा हूँ, या मुझे ये Right. अच्छा लगता है, या मैं कविता लिख के लाया हूँ, Right. कैन आई टेल यू माय Right. पोएम, तो मैं आपको सुनाऊं क्या? तो Right. वो सब जनरली हम परमिट नहीं करते हैं, बट कई लोग जोश में आ जाते हैं, सर मैंने ये कविता लिखी है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। या फिर कई लोग इम्प्रेस करने के लिए, कई बार जैसे बच्चे होते हैं तो वो बोल देते हैं कि सर मेरी मदर ने बोला था तुम बेटा जरूर पास हो जाओगे और बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो इंटरव्यू ऑफिसर तुम्हारे बड़े हैं तो उनके पैर छू लेना, उनका आशीर्वाद ले लेना। तो एट टाइम दिस आल्सो बिकम्स quite funny as well as embarrassing कि भाई these things don't happen here। Right. तो नहीं सर मैं अपनी मदर की बात को टाल नहीं सकता हूँ, उन्होंने बोला था पैर छूना ये करना।
Right. So these are also some parts which happens at times, which are funny also and embarrassing also, and we don't permit also. Yes. It is I think that got it. right. Thank you so much, Okay, sir. sir.